तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन और हफ्ते के लिए, जहां इस हफ्ते है मंथली एक्सपायरी और एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत है बेहद कमजोरी के दुनिया भर के बाजारों से। और ऐसे में कैसी होगी शुरुआत और शुरुआत के बाद कैसा रहेगा कारोबार, रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, मार्केट की तो चर्चा करेंगे ही, पर उससे पहले सर, खास दिन है आज योग दिवस की। आपको और हमारी टीम सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑफिस में भी हैं आप सर, बताएं आज क्या हमने स्पेशल प्लान करा है योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। दीप, हम सबसे ज्यादा स्पेशल प्लान किया है बाजार ने, और बाजार आज पूरी तरह से योग में सबसे कठिन आसन माने जाने वाले शीर्षासन को करने के मूड में है। बिल्कुल आज जिस तरह की सिचुएशन है दुनिया भर के बाजारों की, सर नीचे और पैर ऊपर होने के पूरे आसार हैं। और आमतौर पर जो लोग योग करते हैं, जो लोग योग देखते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि शीर्षासन करना कितना मुश्किल काम है। और सोमवार की सुबह सुबह संकेत वैसे ही हैं। खैर, ये तो बाजार का रोज का उतार चढ़ाव वाला मामला है, होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो दुनिया को भारत की देन है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम धूमधाम से मना रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि दीप, ये पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश और दुनिया में योग का प्रचलन, लोकप्रियता और इसको अपनाने का एक तरीका बढ़ा है, वो काफ़ी लोगों की मानसिक शारीरिक हेल्थ को ठीक करने में मदद कर रहा है। आई एम श्योर हमारी टीम, हमारे सारे दर्शक भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह प्रण जरूर लेंगे, कुछ न कुछ जितना आप कर सकें दिन में। अगर 1 घंटा कर पाएँ, नथिंग लाइक इट। अगर 1 घंटा न कर पाएँ, सिर्फ कुछ नहीं तो 11 सूर्य नमस्कार कर लें। 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम और योग के लिए अगर आप निकाल पाएँ, तो उसका जो आपको फ़ायदा होगा आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए आज दिन भर हमने खास पेशकश रखी है दीप, और जाने माने योग गुरु और योग विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। स्वामी रामदेव होंगे हमारे साथ, शिल्पा शेट्टी होंगी, मलाइका अरोरा खान होंगी, शमा सिकंदर, साथ ही इरा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगी 10:35 पर, देबीना बनर्जी। इन सबके हम योग टिप्स लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज एकदम सही वक्त पर, जब बाजार में इतने उतार चढ़ाव के संकेत हैं, बाजार के इस तनाव भरे माहौल में, इन्वेस्टमेंट वाले ये कॉम्प्लेक्स दुनिया में, फाइनेंशियल वर्ल्ड की, इसमें आप अपने आप को किस तरह से शांत रख पाएँ, सहज रख पाएँ, उतार चढ़ाव को किस तरह से हैंडल कर पाए। उतार चढ़ाव तो रुकेगा नहीं, ये तो होने वाला है, बढ़ेगा भी गिरेगा भी, लेकिन इन सब के बीच में आप अपने आप को कैसे संयमित रख पाए, इस पर हमारा खास फोकस होगा। तो इस पर हम बहुत कुछ करेंगे। और कोशिश ये होगी कि जो कुछ थोड़ा बहुत, काफ़ी लोग मुझे भी पूछते हैं दीप कि आप फिट कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं अपना भी आपके सामने रखूँगा कि मेरी डेली लाइफ में किस तरह की योग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और वो किस तरह से मानसिक शारीरिक रूप से फिट रहने में मदद करती है। तो वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा कुछ समय में। जी बिल्कुल सर, और इंतज़ार भी रहेगा। और आपसे भी सीखना चाहेंगे कि योग का इस्तेमाल आप रोज़ अपनी लाइफ में कैसे करते हैं। बट क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो योगा हमें सिखाता है वो बाज़ार में भी हमारी मदद करती हैं, तो आज के जो ट्रिगर्स हैं उस पर क्या नज़र रखनी है, और स्पेशली जो उतार चढ़ाव दिख रहा है वहाँ से क्या समझना है? देखिए दीप, आज के ट्रिगर्स में अमेरिका के एक संकेत वाकई में कमजोरी के, और जब भारतीय बाजार शुक्रवार को बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, तो ऐसा नहीं लगा कि इतनी कमजोरी वाले संकेत होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में 550 550 अंक लुढ़कना अपने आप में एक बड़ी कमजोरी का संकेत है। नैस्डैक भी इसके साथ में कमज़ोर रहा है। एक और बड़ी खबर जो आती दिख रही, जो जी बिजनेस ने आपको पहले ही रिपोर्ट किया था कि सेबी की नज़र है पीएनबी हाउसिंग की और कार्लाइल की डील पर, जो कि बुक वैल्यू के नीचे की गई है। और फाइनली वीकेंड पर सेबी की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि फिलहाल शेयरधारकों की वोटिंग रोकी जाए, क्यों न एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से पूछा जाए कि क्या वाकई में बुक वैल्यू के नीचे इस तरह से कंपनी को बेचना ठीक है। आज से 18 साल वालों से ऊपर को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की तैयारी है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार को बांटी जाएगी। आप सीधे सेंटर पर जाकर ये वैक्सीन लगा पाएंगे। दिल्ली में दिल्ली नहीं बल्कि कई और राज्यों में धीमे धीमे लॉकडाउन बहुत तेजी से खुलने के संकेत आते हैं दिख रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और बाकी कई सारे राज्य हैं। तो ओवरऑल जिस तरह से कोरोना की सिचुएशन काबू में आती हुई दिख रही है, उसको देखते हुए अनलॉक की थीम अब काम करती हुई नजर आ रही है। जी
बिल्कुल सर, तो अनलॉक की थीम है, कोरोना कंट्रोल में है, मुफ्त वैक्सीनेशन आज सबके लिए शुरू हो रहा है, यहाँ से तो राहत के संकेत हैं ही। पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट का एक्शन समझा दें सर। एक हफ्ते पहले लग रहा था कि 2024 से फेड रेट हाइक करेगा, फिर फेड पॉलिसी और कमेंट्री के बाद समझ में आया कि शायद 2023 से हो सकता है, अब संकेत आ रहे हैं कि 2022 से हो सकता है। कैसे समझे सर इन सारे संकेतों को, और जो ग्लोबल मार्केट का एक्शन हुआ है फ्राइडे को स्पेशली? दीप, पहले तो ये संकेत समझने से पहले ये समझना जरूरी कि भरोसा किस पे करें, पावेल साहब पे करें या पावेल साहब के अधिकारी पर। पावेल साहब बोल के गए 2 दिन पहले कि 2023 में बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, और वो भी 2 बार। उनका एक अधिकारी छोटा आकर ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो 2022 के अंत में ही बढ़ जाएंगे। पावेल साहब के बोलने से इतने परेशान नहीं हुए, उनके छोटे अधिकारी बोलने से 500 पॉइंट गिर गए। अब ये समझ के बाहर की चीज़ है कि ये इसका मतलब है ना कि ये वही वाली बात है दीप, कि पोस्टमार्टम है कि क्यों गिर गया, इस वजह से गिर गया कि 2022 के अंत में बढ़ सकती है। 2 दिनों में कोई ऐसा बदला नहीं है अमेरिका में कि जिसकी वजह से आपके अचानक से डेटा बहुत चेंज हो गए हो, कि बहुत तगड़ी ग्रोथ आ गई हो, बहुत तगड़ी नौकरियां लग गई हो, इकोनॉमी एकदम ऐसे दौड़ने लगी हो। अरे 2 दिन पहले तो आपके बॉस बोल के गए, जेरम पावेल साहब, कि नहीं नहीं भाई, हम तो 2023 में बढ़ाएंगे, और वो भी 2 बार होगी। तब हमें हल्का झटका लगा, संभल गए कि चलो ठीक है, बोल दिया। उसके बाद बुलट साहब ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो 2022 में बढ़ा सकते हैं। और बाजारों को भी देखो गिरने का बहाना चाहिए था, गिरने का बहाना मिल गया। और इसीलिए दीप, आपको याद होगा कि ये जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, ये कुछ हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। और इसलिए जून के महीने में हमने ये बहुत क्लियर कट रखा है कि जून के महीने के संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से लेने हैं। अप्रैल और मई में हमने देखा भी नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ज़्यादा नहीं गिरे, बढ़े ना बढ़े चलेगा। और उसके दम पर हमने 2 महीने भरपूर तेजी की है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी और निफ्टी और सेंसेक्स में भी। अब वो जून महीने की थीम ही हमारी ये थी कि अब आपको कंप्लीटली ग्लोबल मार्केट्स पर चलना है। तो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छे करेक्शन की शुरुआत हुई है। न सिर्फ डाउ गिरा है, ये मेक और ब्रेक लेवल था शुक्रवार का। अगर डाउ को बढ़ना होता तो शुक्रवार का दिन बहुत बढ़िया था, और घटकर नीचे के जो संकेत देने शुरू किए वो भी शुक्रवार के सेशन में आते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में जो कमजोरी हुई, और लगातार 5 दिन अमेरिकी बाजार गिरे हैं, और पिछले अक्टूबर के बाद सबसे खराब हफ्ता रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, ये आपको कुछ कह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है कि भाई सावधान हो जाइए। अब एक बार जरा अमेरिका के 10 सालों के बॉन्ड यील्ड लेकर आते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। देखिए अमेरिका की कुछ डेटा और इंटरेस्टिंग है। अब बॉन्ड यील्ड 1.40 पर। अब मुझे बताइए दीप, अगर वाकई में 2022 के अंत तक ब्याज दरें बढ़नी है, करेक्ट, जो वो बुलर्ड साहब ने कहा है, जेम्स बुलर्ड, राइट, तो फिर बॉन्ड यील्ड घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए? फिर बॉन्ड यील्ड क्यों घट गए 1.48 से 1.40? इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड तो फिर 1.60 1.65 होनी चाहिए। ये है ना सिंपल चीज, इसको एक तरह से देखिए कि बाजारों को गिरने के लिए कोई बहाना चाहिए। अगर सिर्फ ब्याज दरें बढ़ने के डर से अगर बाजार गिर रहे हैं तो भाई बॉन्ड यील्ड भी तो बढ़ाओ। बॉन्ड यील्ड क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका मतलब क्लियर कट है, ब्याज दरें बढ़ेंगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बॉन्ड यील्ड तुरंत अभी से बढ़ने चाहिए, उल्टे नीचे आ गए। सो पॉइंट सिंपल ये दीप कि जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसे ब्याज दरों से को हटाकर देखिए। अब ब्याज दरों को हटाकर आप कैसे देखेंगे? जो एसेट क्लास में जबरदस्त अनाप शनाप तेजी हो गई है वहां पर करेक्शन हो रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मेटल्स ने की है। सबसे पहले मेटल्स गिरना शुरू है, मेटल्स में भरपूर तेजी हुई। उसके बाद आपको अमेरिकी बाजारों में कमजोरी आने के संकेत आते हुए दिखे। धीमे धीमे आपको बॉन्ड यील्ड में जो एकदम उछाल आया था वो घटता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि जहां जहां आपको उछाल दिखी वो सब अब धीरे धीरे अपने नीचे के रियलिस्टिक लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। तो एक हेल्दी, या यूं हेल्दी नहीं कहूंगा, एक तगड़े रनअप के बाद एक हेल्दी करेक्शन बाजार में आता दिख रहा है। नहीं तो जो 2 चीज़ों का आप कोरिलेशन बनाना चाहेंगे तो बना ही नहीं पाएंगे। बॉन्ड मार्केट का और इक्विटी मार्केट का जो कोरिलेशन कायदे से होना चाहिए, शुक्रवार को उसके विपरीत हुआ है। बॉन्ड यील्ड भी गिर रहे हैं और साथ ही इक्विटी मार्केट भी गिर रहा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, सोना भी गिर रहा है, इक्विटी मार्केट भी गिर रहा है। देखिए सोने चांदी भी गिर गए। सो पॉइंट ये कि जहां जहां तेजी हुई है मुनाफा वसूली का माहौल है। दुनिया भर में इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की इस वक्त जो माइंड सेट है वो है जहां पैसा बना ले लो भाई, शांति से बैठो, फिर देखेंगे वापस कब सेटल होगा। और ये कब सेटल होगा और वापस कब मार्केट बढ़ेंगे कहना मुश्किल है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट जिसके हम एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा ये समझना है, जो थोड़ी सी मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं ये जो कहना चाहता हूँ वो ये कि शायद सबसे पहले मेटल्स और स्टील के स्टेबल होने के संकेत आएंगे। जब मेटल्स थोड़े से स्टेबल होकर रिकवर करने की कोशिश करें, गिरावट की शुरुआत वहाँ से हुई है,
रिकवरी की शुरुआत भी वहाँ से आएगी। अब इस रिकवरी की शुरुआत में हो सकता है आपको 1 से 2 हफ्ते लगे। मेरा अपना कैलकुलेशन ये है, क्योंकि इस हफ्ते हम एक्सपायरी वीक में थोड़ा दबाव वैसे भी रहना ही है। दूसरा, जुलाई की फर्स्ट वीक तक शायद आपको पोजीशंस बाजार में लिमिट में हल्की होती दिखे, दुनिया भर के बाजारों में, हमारे बाजारों में। तो आपको 2 हफ्ते मुश्किल भरे निकालने हैं, ये समझ लीजिए, अगर आप तेजी की पोजीशन में हैं। और अगर ये 2 हफ्ते अपने आप को आपने संभाल लिया, अपनी पोजीशन को संभाल लिया, अब इन 2 हफ्तों में कितना करेक्शन हो सकता है वो अलग विषय, हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले 2 हफ्ते आपके लिए बाजार के लिहाज से क्रूशियल है। इस हफ्ते में उम्मीद कम रखें, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है बाजार स्टेबल होने की कोशिश करे, और वहां से आपको पहले संकेत मिलेंगे कि क्या करेक्शन पूरा कर चुके हैं। तो आप अपनी पोजीशन को न सिर्फ लेवल्स के हिसाब से बल्कि टाइम के हिसाब से भी संभाल कर रखें कि क्या मैं 2 हफ्ते अपनी पोजीशन के साथ निकाल सकता हूं, या कुछ पर्टिकुलर करेक्शन के साथ मैं निकाल सकता हूं, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रही है और जिस पर आपको नजर रखनी है। पहला, सारे एसेट क्लास में कमजोरी के संकेत है, सब जगह मुनाफा वसूली हो रही है। सिर्फ इक्विटी मार्केट आप देख रहे हैं तो गलत है। गोल्ड भी बिक रहा है, कमोडिटीज भी बिक रही है, मेटल्स भी बिक रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज, जब रिकवरी के संकेत आएंगे वो सबसे पहले कमोडिटीज और स्पेशली मेटल्स और स्पेशली स्टील से आते हुए दिखेंगे, वहां पर अपने को नजर रखनी है। सिंपल जी दीप। क्लियर है सर। तो अब आने वाले 2 हफ्ते थोड़े बाजार के लिए उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं, नजर रखेंगे क्या संकेत समझने चाहिए। सर, आज का भी एक्शन समझना है आपसे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, जो हमने फ्राइडे को एक्शन देखा था, क्योंकि फ्राइडे को भी सुस्त ग्लोबल क्यूज थे, पर गैप डाउन के बाद बाजार संभले और फिर टुवर्ड्स एंड हमने देखा रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में भी आते हुए दिखे। वहां से क्या समझें, और जो फ्राइडे का एक्शन था और वैसे ही गैप डाउन अगर आज आते हुए दिखता है तो क्या समझना चाहिए? समझिए, तेजी के मार्केट में जब पहला करेक्शन आता है, पहला शार्प करेक्शन आता है, तेजी से जब बाजार गिरते हैं ना, तो वो गिरावट खरीदारी का बहुत बेहतरीन मौका होता है। लेकिन हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है, और हर बार ऐसा होता ही नहीं, ये जरूरी है। और इसलिए जो कॉन्फिडेंस मेरा शुक्रवार को था, और मैंने आपको कहा भी कि जहां खुले, जितना नीचे खुले वहां खरीदना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से रिकवरी भी बनी है, हालांकि गैप से कम खुला था तो हमने बोला भी बेच दीजिए, और जो सपोर्ट जोन में वहां पर खरीदना भी चाहिए। तो यहां पर पॉइंट बहुत सिंपल है, और 15,575 के नीचे आप बंद भी नहीं हुए। लेकिन अगर आप किसी एक लेवल को बार बार जाकर नॉक 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 करते हैं, तो वो मतलब दरवाजे पे 3 बार 4 बार नॉक करेंगे तो दरवाजा खुलेगा। तो 15,575 आज के लिए फिर से बेहद अहमियत वाला लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर। आज हमें क्लोजिंग बेसिस पर 15,575 को होल्ड करना जरूरी है। इसके नीचे जाने पर आपके लिए रिस्क खुल जाती है। पहली चीज, 34,400 ये भी हम बैंक निफ्टी पर होल्ड कर पाए शुक्रवार के सेशन में, और उसके ऊपर बंद हुए, आज फिर से जरूरी है। और जिस तरह का माहौल है उसको देखकर इस बार आज उतना ही शार्प और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, इसकी संभावना कम है। इनकार तो नहीं कर सकते, संभावना कम है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एक शुक्रवार के सेशन में सुबह सुबह काफ़ी कमज़ोर ट्रेडर्स की तेज़ी की पोजीशन छूट गई। उसके बाद जो रिकवरी आई उसमें काफ़ी कमज़ोर ट्रेडर्स और तेज़ी में आ गए, जो कि गलत भी नहीं था। जिस तरह की क्लोजिंग वापस बाजार देता हुआ दिख रहा था, वापस मजबूत ट्रेंड में आ रहा था, तो आज उनकी फंसी हुई पोजीशन। और आप देखिए, आपने 15 दिन 20 दिन 1 महीना कमाया है, वो आपकी जो कमाई होती है वो बाजार के इस तरह के करेक्शन में एक झटके में आपकी 1 महीने में कमाए तो 15 दिन की साफ हो जाती है। तो आप एक झटका अगर शुक्रवार को ले चुके हैं और वापस से आपने लॉन्ग कर ली, तो दूसरे झटके के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। तो मेरा ये समझना है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स आज बैकफुट पर रहेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके साथ न डाउ फ्यूचर आपकी मदद कर रहा है, वहां पर 200 पॉइंट का और करेक्शन है। तो आज मैं कोई खास इतनी तेजी की इतनी बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। और आज शायद ये होगा कि बाय ऑन डिप्स के बजाय सेल ऑन राइज वाले मार्केट की तरफ हम शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, तो उससे ध्यान में रखना जरूरी। तो फिर से वही ध्यान रखिए, क्लोजिंग बेसिस पर 15,575 और 34,400 इन 2 लेवल पर आपको नजर रखनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इसके नीचे जो अगर हम शुक्रवार के लो तोड़ते हैं जो 15,450 का निफ्टी पर है, उसके नीचे अगर बंद होते हैं 15,575 के नीचे, तो आप खराब हैं। 15,450 के नीचे आपके लिए सेल जोन ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, और तब कहीं न कहीं 14,900 से 15,100 इस रेंज तक निफ्टी पहुंचेगा, और वहां पर अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। तो अगर आज की क्लोजिंग खराब होती है तो फिर 14,900 से 15,100 की रेंज है, वहां पर शायद फिर से आपके लिए बढ़िया खरीदारी के मौके बनेंगे, और तब तक आपके लिए एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन स्टॉक्स में भी हो जाएगा। उम्मीद करें ना हो, लेकिन आपको तैयारी और लेवल सारे ध्यान में रखना जरूरी है।
उस समय बैंक निफ्टी के क्या लेवल होंगे वो मैं निकाल नहीं पाया हूँ, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वॉलेटिलिटी और उसको देखकर अलग से अंदाजा लगाना होता है। लेकिन 15,575, 15,450 दो लेवल हैं जिन पर आपको रखनी है नज़र, दे ये ध्यान में रखिए जी। बिल्कुल सर, तो वापस वो 15,575 के करीब निफ्टी का सपोर्ट निकल कर आता है, जहां पर हमें रखनी है आज नजर। फ्राइडे को तो अच्छी तरह से डिफेंड कर ही लिया था। आइए सर फिर बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं, आपकी नजर कहां पर है आज के बाजार के लिए? 15,000 संकेत आज ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है। एफआईज और डीआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं। देखने में आपको लगेगा कि पॉजिटिव हैं, लेकिन मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं रखे मैं विस्तार से आगे बता दूंगा। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल है, सेंटीमेंट कॉशियस है और ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड अगर आज हम खराब क्लोज होते हैं तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। तेजी की पोजीशन कम करें अगर आप निफ्टी को 15,575 के नीचे और बैंक निफ्टी को 34,400 के नीचे आज बंद होते देखें। ये लाइन में 3 दिनों से आपको बता रहा हूँ, आज भी वही है। 15,500, 15,575 दिन के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर है। इसके नीचे 15,375, 15,450 मजबूत सपोर्ट जोन होगा, जहां एक बार आप शॉर्ट काट सकते हैं, खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 15,600, 15,675 दिन की ऊपरी रेंज है। वैसे तो इसे ही पार करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी 15,750 से 15,800 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपके लिए निफ्टी पर निकल कर आता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,900, 34,150 दिन के लिए एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे 33,600, 33,700 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, 33,600, 33,700। अब आइए हायर साइड पर 34,550, 34,650 इसे पार करना मुश्किल होगा, यही काफ़ी है। फिर भी एक और स्ट्रॉन्ग सेल जोन आप नोट कर लीजिए, 34,800 से 34,950 इस रेंज में तेज बिक वाली आने की आशंका आप मानकर चल सकते हैं। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए दिन के बड़ी रेंजेस जो निकल कर आ रही हैं और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। दिन के लिए क्या रेंज रहेगी सर? दिन के लिए रेंज होगी दीप निफ्टी पर 15,575, 15,700 इसके आसपास, इसके नीचे खुलने के आसार है। शायद मीडियम रेंज के आसपास खुले 15,500, 15,750 और छोटी बड़ी रेंज 15,450 से 15,800 की निकल कर आती है। फिलहाल आपके लिए ये रेंज है। बैंक निफ्टी 33,900, 34,550 ये दिन की छोटी रेंज है। 33,700 से 34,650 ये आपके लिए दिन की मीडियम रेंज है और 33,600 से 34,800 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। एफआईज की इंडेक्स पोजीशन लगातार घट रही है। 89% से हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी, देखिए घट घट कर 68%, 69% पर आ गई, तो 30% इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईज की घट गई है। अब काफ़ी एफआईज हल्के हुए हैं। पुट कॉल रेशियो 1.18 पर है, कंफर्टेबल है, लोअर साइड पर है। एकदम ओवरसोल्ड हो वैसा नहीं है, लेकिन लोअर साइड पर है। विक्स 3% कैसे घटा है भगवान जाने, इतने उतार चढ़ाव वाले मार्केट में शुक्रवार को फिर भी विक्स घटा है, 3% घट कर आया है। तो ये आपके लिए डेटा है दीप। बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे। विक्स तो घट कर आए हैं, पीसीआर भी कंफर्टेबल है, बट क्यूज थोड़े कमजोर दिख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल देखिए 200 पॉइंट का कट आपको दिखा रहा है। सर बताएं फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए आज? एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस एक ही रखिए जो सुबह से खुलते ही खुल आपका ट्रिगर हो जाएगा, और वह है 15,575 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी 25 से 1 पॉइंट का और आप चांस लेना चाहें ले लीजिए। 15,575 स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी पर 34,800 माफ कीजिएगा 34,375 जिसके नीचे ही खुलेंगे, तो वो आपका स्टॉप लॉस लेवल है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, ये आपको डिसिप्लिन के तौर पर रखना चाहिए। शॉर्ट अगर आप हैं तो 15,775 ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा हायर साइड पर, डे ट्रेडर्स के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और ज़्यादा सेफ रखना है तो 15,800 कर दो, 25 पॉइंट और ऊपर कर दो, मेरे ख्याल से 15,775 काफ़ी है। बैंक निफ्टी पर 34,800 आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा हायर साइड पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। तो ये है सारे स्टॉप लॉस जिस पर आपको ध्यान में रखना है। आइए अब नई पोजीशन कैसे बनाएंगे। निफ्टी शॉर्ट करना है 15,775 के स्टॉप लॉस के साथ, 15,575, 525, 450, 400, 375, ये 375 तक का रास्ता खुलता है 450 के नीचे, इस पर आपको रखनी है नज़र। जो लोग खरीदना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदिए। 15,450, 15,525 की रेंज में थोड़े कम एग्रेसिव है तो 15,375 से 15,450 की रेंज में भी खरीद सकते हैं। लेकिन 15,450 के आसपास ठीक है लेवल, जहाँ पर एक चांस आपको लेना चाहिए खरीदारी करने का। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होगा और वो होगा 15,350 का, और अगर आप 15,350 तक खरीदते तो स्टॉप लॉस होगा आपका 15,300 के आसपास का। फिलहाल 15,350 के स्टॉप लॉस के साथ 15,575, 625, 675 और 700 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है
खरीदारी निफ्टी में। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें 34,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 34,375, 150, 33,900, 33,700, 33,600 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। और जो लोग खरीदना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रिक ये कि खरीदे कहाँ। 33,900 जो शुक्रवार का लो है वो लेवल ठीक है, वहाँ से आप सोच सकते हैं। 33,700, 33,600 ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल है, तो मल्टीपल लॉट्स खरीद रहे हैं तो आप 3 टुकड़ों में खरीदें। इस तरह के मार्केट में मल्टीपल लॉट्स खरीदने में रिस्क ज़्यादा भी होती है, तो फिर आप आराम से इंतजार करें। 33,600, 33,700 की रेंज आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस रेंज में आपको खरीदना है। बेसिकली ये 300 पॉइंट की रेंज है। स्टॉप लॉस होगा आपका स्ट्रिक्ट 33,500 का, टारगेट 34,150, 34,375, 550, 600 और 650 इन टारगेट्स के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी चाहिए खरीदारी। तो ये है दीप निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीदारी और बिकवाली की राय। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए पूरा सेटअप। ढेरों लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, जैसा अनिल जी आपको हर बार बताते हैं। सर बैन लिस्ट एक्चुअली इस बार छोटी हो गई है क्योंकि 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए हैं, कैनरा बैंक और एस्कॉर्ट्स। BHEL, PNB, अदानी पोर्ट्स बने हुए हैं और फ्रेश एंट्री हुई है सन टीवी की। तो कुल आज 4 स्टॉक्स हैं जो बैन लिस्ट में होने वाले हैं। सर फ्राइडे का फंड डेटा अगर देखें तो वहां से क्या समझना चाहिए? भरोसा करें ये जो FIs का बड़ा बाई फिगर निकल कर आ रहा है कैश में? नहीं, 26 से 81 करोड़ की जो खरीदारी है कैश मार्केट में FIs की तरफ से दीप, और 446 करोड़ की खरीदारी की है घरेलू फंड्स ने। अब 4,800 करोड़ की डील थी SBI कार्ड्स की ब्लॉक डील। अब उसकी ब्लॉक डील की वजह से ये आपको आंकड़े मजबूत दिख रहे हैं। अगर वो ब्लॉक डील हटाकर देखें और इस ब्लॉक डील में दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की होगी, करेक्ट, तो ये समझ लें कि आप करीबन 3100 करोड़ की खरीदारी दोनों की मिलाकर आई है। 4,800 करोड़ की ब्लॉक डील थी, यानी कि लगभग 1,700 करोड़ की बिकवाली फिर भी FIs और घरेलू फंड्स के मिलाकर कैश मार्केट में हुई है। इस लिहाज से ये आंकड़े अच्छे नहीं, खराब है। लेकिन चूंकि एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास नहीं कि जो पूरी डील है उसमें किसने कितनी खरीदारी की है, इसलिए मैंने आज FIs और घरेलू फंड्स के डेटा को नेगेटिव साइड पर रखा है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। हम बंद हुए 15,700 से थोड़ा सा नीचे। अब निफ्टी के लिए 15,700 को पार करके टिक पाना अपने आप में चैलेंज होगा, और क्यों होगा वो देखिए। 15,700 के कॉल्स पर 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 15,800 पे 39 लाख। इसका मतलब अब ये समझ लीजिए अब से लेकर एक्सपायरी तक, गुरुवार तक 15,700, 15,800 आपके लिए बड़ा रुकावट का और प्रॉफिट बुकिंग वाला रेंज है, जिसके आसपास तो 15,675 से ही आपको सावधान होना शुरू करना है कि मुझे तेजी की पोजीशन कम करनी है। 15,800 तक घटाते रहें, ये आपके लिए पहला संकेत ऊपर की तरफ आ रहा है। अब आइए नीचे कितना जा सकते हैं। 15,500 एकमात्र मजबूत सपोर्ट है वायदा कारोबार के लिहाज से, जहां 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। उसके आसपास 15,450 से 15,525 की रेंज बनती है 75 पॉइंट की, उस पर आपको फोकस करना है, सिंपल। तो ये आपके लिए 15,500 सपोर्ट रेंज है। हो सकता है क्लोजिंग बेसिस पर 15,500 से 15,700 की रेंज में बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करे, और वो भी हो तो बुरा नहीं है। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,000 अहम सपोर्ट है। 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, छोटा है लेकिन 10 लाख 34,000 के नीचे कमजोरी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा कुशन है बैंक निफ्टी में 500 550 पॉइंट का। तो हो सकता है आज हम 33,900 से 34,150 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का, पहला सपोर्ट जोन है, उसे होल्ड करने की कोशिश करें। 34,500 के ऊपर टिकना मुश्किल होगा। 8 लाख शेयर दोनों ही है पुट और कॉल में, वो आपके लिए, और 35,000 के पार जाना असंभव। तो 34,000 35,000 वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से ये इनिशियल रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी की निकल कर आती है। जी दीप। क्लियर है सर। तो लेवल्स आपके सामने हैं, सेटअप आप समझ चुके हैं, गैप डाउन के पूरे आसार हैं। उसके बाद बाजार की क्या चाल रहती है, रखेंगे उस पर नजर। ढेरों स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। वीकेंड पर तो कई सारी खबरें और नतीजे भी आपको आते हुए दिखे हैं। तो आइए हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। कुशल, मानसी, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ अपडेट्स क्या हैं।
बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आप देखिए यहाँ पर कैश बेस से काफ़ी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आज भी आने वाले हैं, जहाँ पर आप देखिए तो भारत डायनामिक्स समेत ऑयल इंडिया, रिको ऑटो और इसके अलावा वीएसटी टेलर्स, जो हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था, तो उसके भी नंबर्स पर आपको नजर रखनी होगी। साथ ही हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, इनफैक्ट सेंसेक्स और बीएससी के बाकी इंडेक्स में भी जो है आपको बदलाव आज से लागू होते हुए दिखेंगे। और टीयर वन कैपिटल जुटाने पर एसबीआई की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। दो स्टॉक्स एक्स डेट ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, एक्स डिविडेंड, जिसमें इन्फो एज 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया था। साथ ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी 17 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया था। तो ये दोनों स्टॉक्स पर नजर किए, एक्स डेट ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दोनों आईपीओ अपडेट्स हैं मेरे पास, जिसमें डोडला डेयरी आखिरी दिन आईपीओ करीब 45.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसमें रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है 11.3 टाइम्स होता हुआ नजर आया हमें। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर भी अपडेट है, आखिरी दिन करीब करीब 4 गुना कुल सब्सक्राइब होकर ये बंद होते हुए दिखे, जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आता हुआ नजर आया। और जो प्राइस बैंड था वो 815 से 825 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया था। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ आईपीओ अपडेट्स और साथ ही आज के अहम ट्रिगर्स। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताएं कुछ पोस्ट मार्केट और वीकेंड की अर्निंग्स कौन सी हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। एनटीपीसी नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी की आय में 2% की गिरावट देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 11% टूटा है। वहीं मार्जिन जो है 26.8% से 24.5% पर जाते हुए दिखे हैं, जहां अनुमान हमारा 29% का था। और मुनाफे का आंकड़ा जो है यहाँ पर हमने देखा है हमारे अनुमान से बेहतर है। 3,752 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे और कंपनी का मुनाफा 4,480 करोड़ के करीब जाता हुआ दिखा है। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा कंपनी के नतीजे जो हैं, यहाँ पर कंपनी की आय की अगर बात करें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। नुकसान यहाँ पर अगर देखेंगे 725 करोड़ का है। साथ ही कामकाजी मुनाफा 28% बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन 27% से 36% पर जाते हुए दिखे हैं। टिमकेन इंडिया कंपनी की बिक्री में 17% की बढ़त हमने देखी है। मुनाफा 13% टूटा है। कामकाजी मुनाफे में भी गिरावट है और मार्जिन जो है 23% से 18% पर जाते हुए दिखे हैं। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हर लिहाज से नतीजे शानदार हैं। कंपनी की आय 21% बढ़ी है। कंपनी का मुनाफा जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं 30 करोड़ से 130 करोड़ कंपनी अपना मुनाफा देख रही है। कामकाजी मुनाफे में 32% की बढ़त है और मार्जिन जो है 14% से 15% पर जाते हुए दिखे हैं। एसएमएस लाइफ साइंसेज कंपनी की आय में करीब 80% की बढ़त है। मुनाफा जो है 1.5 करोड़ से 5 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 140 करोड़ बढ़ा है और मार्जिन जो है 7.6% से 10% पर जाते हुए दिखे। और अंत में इंसेक्टिसाइड्स इंडिया कंपनी की आय जो है 238 करोड़ से 255 करोड़ रही है और साथ ही जहां कंपनी नुकसान देख रही थी 7 करोड़ का, अब 21 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। और जहां एबिडा लॉस 2.5 करोड़ का था, 29 करोड़ का कामकाजी मुनाफा फिलहाल कंपनी के पास आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अर्निंग्स जहां पर एक्शन आते हुए दिखेगा, बट ढेरों खबरें भी हैं जहां पर करना है फोकस। शुरुआत करते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग। क्या खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो पीएनबी हाउसिंग यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कार्लाइल का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मामला था वो शायद अब अटक सकता है, क्योंकि सेबी ने पीएनबी हाउसिंग को एक चिट्ठी लिखी है और इनसे कहा है कि जो मौजूदा तरीका है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है और आप बिना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के वैल्यूएशन नहीं करवा सकते हैं। हालांकि कंपनी का इस पे कहना है कि सारी प्रक्रिया जो है उसको बराबर से फॉलो किया गया था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है वो किया गया था। लेकिन सेबी की तरफ से अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो पीएनबी हाउसिंग का जो मामला है ओवरऑल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कार्लाइल को, वो शायद अटक सकता है। इसके लिए इस पे नजर रखेगा। एल्केम लैब्स यूएस एफडीए से सेंट लुइस प्लांट को 2 आपत्तियां मिली है। 14 और 18 जून के बीच में ये जो जांच है वो हुई थी और इसके चलते आपत्ति मिली है। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में नजर रखिएगा, क्योंकि एचडीएफसी ऑगो में एचडीएफसी बैंक जो है 4.99% हिस्सा बेचने के लिए इस कंपनी को बोर्ड की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। 1910 करोड़ में ये हिस्सा जो है उसको बेचा जाएगा। सेंट्रम कैपिटल पे नजर रखिएगा, क्योंकि एक तो हमने आपको पहली खबर दे दी थी, उसके ऊपर मोहर लगी है कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रम और भारत पे की जो बोली है उसको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है और सेंट्रल फाइनेंशियल को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। पीएमसी बैंक जो है इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के तर्ज पे अब चलाया जाएगा। तो यहाँ ये खबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीसी पे नजर रखिएगा, क्योंकि एनबीसीसी से एनसीसी को करीब 860 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये भी एक खबर है जिसके चलते एनसीसी आज आपके रडार पे होना चाहिए।
बिल्कुल, तो नजर रहेगी इन सभी खबरों पर जो खबर आपने बताई वरुण, जहां तक पीएनबी का सवाल है, सेबी ने सवाल उठाए हैं और ये खबर हमने भी पहले कवर करी थी। अनिल जी, इसी पर अभी अभी अपडेट आ रहा है सर, एक्सचेंज पर पीएनबी हाउसिंग ने डिस्क्लोजर डाला है कि सेबी के आदेश के खिलाफ अब सैट यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल में कंपनी अर्जी डालने वाली है। तो नया ट्विस्ट आ रहा है सर इस पूरे मामले में पीएनबी और कार्लाइल को लेकर। बिल्कुल दीप, और अब ये डील खटाई में पड़ती हुई दिख रही है और जाहिर सी बात है और सही रीज़न से। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि सेबी की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्ट, बहुत जल्दी और बहुत सही एक्शन लिया है। देखिए, जब आपको ये कंपनी बेच रहे हैं और अगर आप उसको बुक वैल्यू से नीचे बेच रहे हैं, ये एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और इनकी वैल्यूशन का सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि बुक वैल्यू क्या है। अगर आप बुक वैल्यू से लगभग 0.8 यानी 80% पर बेच रहे हैं, कि डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि क्या सेलर इतना डेस्परेट है, पहली चीज़। लेकिन अगर सेलर इतना डेस्परेट है तो वो पीएनबी हो सकता है। इसमें पीएनबी की हाउसिंग के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की क्या गलती? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को वो भाव क्यों मिलना चाहिए जो कि बुक वैल्यू से भी नीचे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पर जब आप कंट्रोलिंग स्टेक बेचते हैं तो कंट्रोलिंग स्टेक बेचने की आपको एक प्रीमियम मिलती है और वो प्रीमियम कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा इसका सबूत और इसका सबसे बड़ा आपको इंडिकेशन इस बात को लेकर मिला है, जैसे ही इस डील का ऐलान हुआ, आप देखिए पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक सर्किट टू सर्किट ट्रेड करता हुआ दिखा है। इसके दो कारण आप मान सकते हैं। एक ये भी कह सकते हैं कि पीएनबी जैसा प्रोमोटर निकलकर अगर कार्लाइल जैसा प्रोमोटर आता है तो वो बाजार को उत्साहित करने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ और एक बड़ा कारण ये भी है कि ये बहुत सस्ते दाम में बेची गई, इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है। ये बाजार ने अपना मैंडेट दिया और स्टॉक देखिए आपका डबल होता हुआ दिखा है। तो मेरा ये समझना है कि सेबी ने इस मामले में बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत सही डिसीजन लिया है कि शेयर होल्डर्स की वोटिंग रोकी जाए, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से इसका वैल्यूशन करवाया जाए कि क्या वाकई में पीएनबी की वैल्यू 400 रुपये के आसपास ही होती है या 700 रुपये होती है, 800 रुपये, जो भी होती है। और अब भले ठीक है, ये पीएनबी का काम है कि वो जाए सेट में सेबी के आदेश के खिलाफ, वो एक लीगल रेमेडी है। लेकिन मुझे लगता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के, छोटे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ये सेबी ने जो कदम लिया वो अच्छा है और ये एक बेंचमार्क सेट करेगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है वैल्यूशंस को लेकर। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, जब वैल्यूशन में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं औने पौने दामों पर कंपनी बेची जा रही है, और आमतौर पर आप जानते हैं जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आते हैं, विदेशी निवेशक आते हैं, वो सही दामों पर खरीदते हैं, मार्केट प्राइस से उसका कोई करेक्शन और कोई वो हो। और अगर मार्केट प्राइस के लिहाज से ही देखना है तो एक ज़माने में पीएनबी 1700-1800 रुपये भी ट्रेड किया है पीएनबी हाउसिंग, तो फिर आप वो भी देख सकते हैं नीचे का अगर आप भाव देखते हैं। तो मेरा ये समझना है कि ये बहुत सही एक्शन हुआ है और एक बार ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि क्या सही वैल्यूशन है और उसके बाद में उस सही वैल्यूशन पर कार्लाइल कितनी प्रीमियम कंट्रोलिंग स्टेक के लिए देता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा काम हुआ। और इसी के साथ बात निकली तो रेगुलेटर से रिलेटेड दीप एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। एक और काम अच्छा रेगुलेटर्स की तरफ से हुआ है, वो है आरबीआई की तरफ से। भले ही वक्त लगाओ, लेकिन पीएमसी बैंक में अब आरबीआई की तरफ से जो एक्शन हुआ है कि सेंट्रम कैपिटल को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की इजाज़त दी जाएगी और पीएमसी बैंक को वो टेक ओवर करेंगे और उसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को में बदलेंगे। मेरे ख्याल से ये एक और अच्छा डिसीजन है। हालांकि इसकी पूरी डिटेल्स अभी आना बाकी है कि डिपॉजिट होल्डर्स को किस तरह से और कितना कब पैसा मिलेगा, इन सबको देखना समझना होगा। लेकिन एटलीस्ट एक बैंक को रिवाइव करने की एक जो कोशिश हुई है वो कोशिश काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है पीएमसी बैंक के डिपॉजिट होल्डर्स के लिए ये एक आशा की किरण है। कितनी राहत है, कितनी बड़ी राहत है, ये अभी तक पूरी डिटेल्स आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपके लिए दिमाग में ये तो हो गया कि बैंक बंद नहीं हो रहा, अलग फॉर्मेट में वापस से जिंदा होकर सामने आ रहा है। ये एक बड़ी रिलीफ है एटलीस्ट टेम्प्रेरी। और आई एम श्योर कि पीएमसी बैंक के जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं, जो इतने लंबे समय से अपने पैसों को लेकर दुखी हैं, उनके लिए जल्दी कुछ न कुछ एक सॉल्यूशन आएगा और उनके डिपॉजिट्स उन्हें वापस मिलेंगे। तो ये वीकेंड पर ये दो बड़े एक्शन दोनों रेगुलेटर्स की तरफ से हुए जो कि काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो सेबी हो चाहे आरबीआई हो। जी क्लियर है सर। तो बड़े एक्शन हुए रेगुलेटर्स की तरफ से, राहत की बात आ सकती है आने वाले समय में पीएमसी बैंक के स्पेशली डिपॉजिट होल्डर्स के लिए। बट सामने पीएनबी हाउसिंग लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और ये एक नया अपडेट आपके लिए। आइए, खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ और खबरें बाकी हैं। वापस चलते हैं कुशल के पास, उनके लिए। कुशल बताइए।
बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए बीपीसीएल समेत जितने भी और ऑयल पीएसयूज हैं उस पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी किया है जिसके तहत सरकारी तेल कंपनियों में विनिवेश के लिए जो है तेल कंपनियों में एक ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इनफैक्ट फिलहाल ऑटोमेटिक रूट के जरिए जो है केवल 49% एफडीआई की ही अनुमति है, तो इससे जो बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया है उसको और ज्यादा तेजी हमें मिलती हुई दिख सकती है। हिंडाल्को यहाँ पर भी फोकस में ये कंपनी है, क्योंकि डीजीटीआर ने एल्यूमिनियम फॉयल की एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर सिफारिश की है और चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाली जो एल्यूमिनियम फॉयल है इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की यहाँ पर रिक्वेजिशन डाली गई है। इनफैक्ट हर टन पर $93.5 से लेकर जो है 97.6 जो है इसकी सिफारिश इन्होंने की है। इनफैक्ट अदानी पावर यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने जो ईपीएमएल का रेजोल्यूशन प्लान है, ईपीएमपीएल का, वहां पर उसको अदानी पावर ने जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था उसको मंजूरी देते हुए नजर आए हैं, तो इनके लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। अदानी ग्रुप भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 10 से 19 जून के बीच इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि प्रमोटर है उन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर में करीब 1100 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इनफैक्ट निवेश किया उन्होंने अदानी ग्रीन में करीब 1008 करोड़ का, और साथ ही अदानी पोर्ट्स में 19 जून को जो है 124 करोड़ रुपए का ये शेयर खरीदते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट शुगर कंपनीज, ऑटो कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि सरकार जो है अगले 8 से 10 दिन में फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर फैसला ले सकती है, ऐसा नितिन गडकरी जी का बयान आता हुआ दिखा है। और ये पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये आगे चलकर हो सकता है कि ये इंजन जो है मैंडेटरी कर दिए जाएं, तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना होगा। ओके, तो ढेरों खबरें हैं आज और अदानी ग्रुप को लेकर भी काफी सारी खबरें हैं, पर बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल से जुड़ी कुछ और खबरें और कुछ बड़ी डील का एक्शन लेकर मानसी के पास वापस चलते हैं। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, बैंक्स फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस पर फोकस रखना होगा। लेनदारों ने रिलायंस होम फाइनेंस के लिए उद्यम इंफ्रा को हाईएस्ट बिडर चुना है। सूत्रों के हवाले से खबर है 19 जून को वोटिंग खत्म होने में 91% लेनदारों का प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया गया था। उद्यम इंफ्रा के प्रस्ताव में 2900 करोड़ की एनपीवी आंकी गई है और रिलायंस होम फाइनेंस का 1800 करोड़ का कैश बैलेंस भी मिलता हुआ दिखेगा। इन खबरों के चलते फोकस में रिलायंस होम फाइनेंस और साथ ही बैंक से जुड़े शेयर्स। कर्नाटका बैंक, रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ी एक और खबर, रिलायंस होम और कमर्शियल फाइनेंस के खातों को फ्रॉड घोषित किया गया है। कुल 160 करोड़ है लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और हालांकि बैंक ने 100% प्रोविजनिंग की हुई है, तो ये भी एक खबर है जिसके चलते कर्नाटका बैंक और रिलायंस होम फाइनेंस पर नजर रखें। फिलिप्स कार्बन गुजरात में 8 मेगावाट पावर प्लांट शुरू किया है कंपनी ने। कुछ बल्क डील्स है मेरे पास। एसबीआई कार्ड, सीए रोवर होल्डिंग्स ने करीब 4 करोड़ 80 लाख शेयर्स 1002 से 1003 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने 54 लाख शेयर्स 1002 के दाम पर एसबीआई कार्ड्स के खरीदे हैं। कैम्स, वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट फंड ने करीब 3,48,000 शेयर्स 2,781 के दाम पर खरीदे हैं। और वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 47,63,000 शेयर्स 223 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं और 2 प्रमोटर्स ने करीब 40 लाख शेयर्स 223 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। ओके, तो ये हैं कुछ बल्क डील्स का एक्शन आपके लिए। आइए कुछ और बल्क डील्स और प्रमोटर एक्शन वरुण के पास भी है। वरुण बताइए। देखिए, बजाज हिंदुस्तान पे नजर रखिएगा कि एक बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में करीब 72-73 लाख शेयर जो है 16 रुपये 40 पैसे के भाव पे बेचे हैं। कैपेसिटी इंफ्रा, यहाँ प्रमोटर्स ने करीब 35 लाख शेयर बेचे हैं 202 के भाव पे। थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी मार्केट फंड ने इन शेयर्स को खरीदा है। वहीं कुछ और इनसाइडर ट्रेड्स है, जिसमें एशियन ग्रेनेटो, यहाँ पे प्रमोटर कमलेश कुमार पटेल ने 17 जून को 1.5 लाख शेयर बेचे हैं और आरती इंडस्ट्रीज में प्रमोटर सरला शाह ने 5000 शेयर बेचे हैं। 14 तारीख को ये शेयर बेचे गए इनकी तरफ से। है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर आज के सेशन में। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का। आशीष हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त बताने के लिए सारी रिपोर्ट्स। आशीष, रिपोर्ट्स अब तो कम हो गई होगी? नहीं अनिल जी, काफी सारी ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अरे वाह, बताइए।
शुरुआत करते हैं सबसे पहले नतीजे वाले स्टॉक्स के साथ। एनटीपीसी स्टॉक पर नजर रखिएगा। दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। सीएलएस से खरीदारी की राय दे रहे हैं 150 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 135 रुपए का लक्ष्य दिया है। 114 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे तो देखिए कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है इसको लेकर बाजार उत्साहित नजर आ रहा है, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। इसके अलावा बंधन बैंक, इस पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आज अगर आप देखिए, क्योंकि असम सरकार ने जो है 8,500 करोड़ के जो एमएफआई लोन्स को बेल आउट करने का प्लान बनाया है। ये बंधन बैंक के लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनकी ओवरऑल लोन बुक का अगर आप देखें तो 8% हिस्सा जो है असम से ही आता है, जिसके चलते जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 400 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेफरीज भी इनसे सहमत है, खरीदारी की राय दे रहे हैं 400 रुपए के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विस सीएलएस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 390 का लक्ष्य दिया क्रेडिट स्विस ने, और सीएलएस से दे रहे 300 रुपए का लक्ष्य। मिक्वारी ने न्यूट्रल की राय दी 310 के लक्ष्य के लिए। 316 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। एचयूएल पर देखें तो लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। जेफरीज की खरीदारी की राय 2,850 रुपए के लक्ष्य के लिए। नोमिरा खरीदारी की राय देने 3,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2,481 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि मार्च के महीने में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया जो डिमांड मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है। और रूरल के मुकाबले अगर आप देखें तो अर्बन के मुकाबले रूरल में जो है बढ़िया पिकअप है, अच्छी डिमांड वहां पर देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दो ब्रोकरेज हाउस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य में बहुत ही मामूली कटौती की है। 2,435 से घटाकर 2,425 कर दिया है। 2,225 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं इनका जो रिटेल एबिटा है वो अगले 10 साल में 10 गुना बढ़ सकता है। और इनके जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रोसरी में मार्केट शेयर है वो आगे जाकर 15% तक हो सकता है। तो इनका जो ई कॉमर्स और रिटेल बिजनेस है उसको लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं। वहीं एचएसबीसी अगर आप देखें तो होल्ड की राय को बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य इन्होंने जो है केवल 2,070 रुपए का दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2,225 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। अंत में पावर ग्रिड यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 284 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा फोकस। और आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। आज है सोमवार, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात। अगर काम किया हो तो बताइए, वरना आज मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए नोटा का भरपूर इस्तेमाल दिल खोल कर सकते हैं आप। नहीं, गुड मॉर्निंग अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और सबको योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी। और मुझे तो लग रहा है अनिल जी आपने मतलब कि जी बिजनेस ने ये दीपांशु आशीष को मैंने देखा टी शर्ट्स एक जैसी पहनी हुई हैं। अगर जी बिजनेस ने अनिल जी टी शर्ट्स दिए हैं तो हमारी कुणाल जी और बाकी पैनलिस्ट की टी शर्ट्स कहाँ हैं, क्योंकि काम अनिल जी भरपूर करा है। पिक ऑफ द डे आप बोलेंगे तो दो रेडी हैं। वैसे तो यह अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आपने आइडिया अच्छा दिया है, सबके लिए बनवाई ली जाए तो बिल्कुल अगले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही होगा। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैंने आपको एक उम्मीद दे दी अगले 1 साल के लिए। अगले साल टी शर्ट बताएं सर, अभी आपकी पिक। अनिल जी पिक ऑफ द डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 2200 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2275 का टारगेट है। रिलायंस का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ये दर्शाता है कि गिरते बाजार में आउट परफॉर्म कर सकता है। और एक बार इसमें यहाँ पर 2235 के स्तरों पे नजर रखें, उसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओके, 2235 के ऊपर तो अभी खरीदना है कि 2235 निकल जाने के बाद खरीदना है, करना है क्या है? नहीं अनिल जी अभी खरीदना है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि 2235 निकलने के बाद नीचे नहीं आएगा। 2235 का स्तर दिया है उन लोगों के लिए जो इंट्राडे को ट्रैक करते हैं, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो इंट्राडे में ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो लेवल एक मेंशन करा है, बट इन्हीं स्तरों पे खरीदना है 2200 के स्टॉप लॉस के साथ। परफेक्ट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है मैरिको में। तो अनिल जी आज डिफेंसिव स्टॉक्स को ही चुनना पड़ेगा जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है। और मैरिको देखिए अनिल जी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। हमने एक बड़ी तेजी पिछले सप्ताह भी बनते हुए देखी। मुझे लगता है कि आपको इस सप्ताह भी जबरदस्त तेजी मैरिको से बनते हुए दिखेगी। वीकली चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। डिप्स में मान लीजिए आज शुरुआती गिरावट में नीचे के स्तरों पर मिल जाए तो इसको बाय करके चलने की राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 507 रुपए पर 507 पर रखना है। और ऊपर पहला टारगेट 540 रुपए का, दूसरा टारगेट 552 रुपए का है। मैरिको में खरीदारी करें।
तो मेरिको है आपके लिए आज खरीदारी करने के लिए आज से एक बेहतरीन स्टॉक है। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और योग दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। मैंने जो आज स्टॉक चुना है वो छोटी कंपनी है, लेकिन लास्ट वीक जिस हिसाब से अनिल जी इसमें ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के लिहाज से, मुझे लगता है ये वीक शायद अगर नीचे मिलता है बिकॉज मार्केट वीक खुल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। स्टॉक का नाम है डी लिंक इंडिया। 448 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 के पी पे मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि बाकी सारी चीजें तो ठीक ही है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करने लायक है अनिल जी वो ये है कि लास्ट मंथ का, मतलब अभी तो मंथ खत्म नहीं हुआ, 9 डेज बाकी, लेकिन ये मंथ का जो वॉल्यूम है ये 2016 के बाद में वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम है, और शायद अभी सब्सिक्वेंट मंथ बाकी है तो ये क्रॉस कर लेगा। और लास्ट वीक का वॉल्यूम मुझे याद नहीं पड़ता अनिल जी कि ये चार्ट के ऊपर हाईएस्ट कब था। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 56 लाख का वॉल्यूम हुआ है, और क्लोजिंग बेसिस वीकली पे एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में हम 160 तक के लेवल देखेंगे। 126 की क्लोजिंग थी, तो आज अगर 120 की 118 के आसपास मिलता है तो मुझे खरीदना चाहिए। 110 का स्टॉप लॉस रखेंगे अनिल जी, और 160 के टारगेट के लिए डीलिंग इंडिया को ओपनिंग में बाय करने की कोशिश करेंगे। का स्टॉप लॉस 160 का टारगेट, ओपनिंग में बाय करने की कोशिश करें, आराम से करें, जो चाहिए सब मिलेगा। ऑल बायर्स विल बी सेटिस्फाइड। 200 अंक नीचे दिख रहा है SGX निफ्टी, तो चिंता की बात नहीं है। जैन साहब आपका क्या रहा था? डी लिंक आपकी भी शायद रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और शायद पिछले हफ्ते सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं यही अभी विश्वेश जी को धन्यवाद ही कहने वाला था। डीलिंग को टारगेट भी अचीव हुआ, और हम लोगों ने रेकमेंड किया था इस स्टॉक को, और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हुए। सो आपको काफी याद रहता है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, एंड हैप्पी योगा डे टू एवरीवन। और आज म्यूजिक डे भी है साथ में, और शायद जहां तक मुझे ध्यान है एक लास्ट ईयर ये दिन अपने लिए बहुत बड़ा था। देखिए 20 ये संडे था लास्ट ईयर शायद, और उसके नेक्स्ट डे से हमने SPL मिड कैप शुरू किया था, दैट वाज मंडे। तो शायद 22 तारीख अब अपने SPL मिड कैप की भी एनिवर्सरी अनिल जी। कल SPL मिड कैप जो इतना पॉपुलर शो है जी बिजनेस का, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग देखिएगा रिकॉर्ड्स में चेक कीजिएगा, जहां तक मेरी डेट्स की याददाश्त और नॉलेज है वो यही कह रही है। क्या तो आपको तो पक्का ही याद होगा, हमने तो करवाया है, तो हम तो भले हम तो एक आध महीना आगे पीछे कर देंगे, चलो जैन साहब लगे तो चलो बढ़िया है, मेहनत करने दो। लेकिन आप कह रहे हैं तो वाकई में बिल्कुल सही है। जैन साहब कमाल कराई है 1 साल, और आपकी रिसर्च और बाजार दोनों ने जो मिलकर कमाल किया है वो आपके सामने। बताएं सर, अब आज के लिए आपका पिक ऑफ द वीक। या देखिए, पहले मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, मैंने जो फ्राइडे के इवनिंग शो में जो स्टॉक्स दिए थे, इंट्राडे FNO पिक के तौर पे मैंने सिप्ला दिया था, और मैंने टिमकेन इंडिया दिया था इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे, और KEC इंटरनेशनल मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे, और ब्लू स्टार मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। अब देखिए मार्केट्स जिस तरीके से हैं, तो इसमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करें। और आज आप जैसा बोले कि ऑल बायर्स विल बी सेटिस्फाइड, सब नीचे के लेवल्स पे ही खुलेंगे। एक बार जब ऐसा पैनिक रहता है तो कोई चीज बचती नहीं है, बट फिर भी डिफेंसिव्स के साथ जाइए। सो मैं पिछले 7-8 दिन से यही नारा लगा रखा हूं कि हम एग्रेसिव ऑन डिफेंसिव। सो देखिए सिप्ला मैंने इसलिए FNO पिक के तौर पे लाया हूं मैं वहां पे। और अगर आप वैसे देखें, जो मेरी पिक ऑफ द वीक है, मैंने वहां पे VST टिलर्स, हालांकि एक रिस्क ले रहा हूं मैं, रिजल्ट्स भी है और नाक में भी शायद इसको प्रेजेंट किया गया, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और मुझे एग्री थीम पे काफी भरोसा और मॉनसून्स को देखते हुए लगता है कि ये चलेगा। और नेस्को NESCO, देखिए रीओपनिंग थीम, और जिस तरीके से आज आप भी ऑफिस आए अनिल जी, तो नेस्को को देखते हुए आए होंगे, तो नेस्को बहुत बढ़िया लगता है, तो यहाँ पे ध्यान दो। और एक भारतीय एयरटेल FNO पिक में, तो ये 3 स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की पिक्स। नजर रखिए इनकाउंटर्स पर, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार है, डिफेंसिव फोकस रहेगा। पर जैन साहब आपने बात करी योग दिवस की, और स्पेशली पिछले साल का किस तरह का सेलिब्रेशन रहा, तो वो तो काफी भरपूर एक्शन वाला था। पर आज भी एक एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है योग दिवस के लिए। जी बिजनेस पर ढेरों एक्सपर्ट सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं योग दिवस के लिए। और उससे पहले अनिल जी की क्या तैयारी रही है योग दिवस की, उन्होंने क्या क्या किया है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं।
अनिल जी, ये तो बहुत ही बढ़िया योगा आसन कर रहे हैं सर। काफी प्रैक्टिस लगी होगी। और ये लोकेशन क्या है सर? बढ़िया लोकेशन पर योगा करते हुए दिख रहे हैं सर। एक्चुअली दीप ये कल ही शूट किया था गोराई बीच के पास में, वहाँ पर माहौल बढ़िया था, एकदम हल्के हल्के बादल, और मैंने कहा चलिए एक चांस लिया जाए। तो प्रैक्टिस कुछ नहीं है कि रोज़ करते हैं तो मतलब हफ्ते में 4-5 दिन तो हो ही जाता है, तो रोज़ तो खैर नहीं हो पाता, लेकिन हफ्ते में 4-5 दिन भी हो जाता है, उतना काफ़ी है। और अगर घंटा भर कर लें तो बहुत है। तो मतलब हफ्ते में आपको ज़्यादा नहीं, अगर 4 दिन भी आप 4 घंटा भी अगर आप योग कर लें सिर्फ हफ्ते में, जितना जो मैं कर रहा हूँ, और इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली नॉर्मली कर लें कि तब भी मेरे ख्याल से हफ्ते में 4 घंटे निकालना भी बड़ी बात नहीं है। तो आपके चेहरे पर बाकी दिन के 24 घंटे स्माइल रह सकती है, तनाव मुक्त रह सकते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि इतने हाई प्रेशर जॉब में हम होते हैं, ऊपर से मार्केट है, बाकी 50 चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर। तो खाली दिन हफ्ते में 4-5 घंटा निकालना बहुत आसान काम है, करें। सीरियसली बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, हम सबकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। और ये तो मतलब इतनी बड़ी देन है हमारे पास में कुदरत की तरफ से। तो प्लीज़ मतलब हफ्ते में 4-5 घंटा निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूर करना चाहिए जी। बिल्कुल सर, और ऐसी लोकेशन हो तो और भी मज़ा आता रहेगा। बट आप डेफिनेटली देख सकते हैं किस प्रोफेशनल नेचर से सर योगा कर रहे हैं, और दिख रहा है कि रोज प्रैक्टिस का ही ये असर है। चलिए, भरपूर एक्शन होने वाला है आज योग दिवस पर। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं उनके? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं अभी आपका ये अद्भुत डिस्प्ले देख रहा था अनिल जी योगा का। तो अनिल जी, मैंने देखिए इतने सालों में बहुत बार प्रयास किया योग सीखने का, लेकिन सीख नहीं पाया। कई बार प्रयास किया, फिर मैंने आपके सूर्य नमस्कार के वीडियोस देखे और उससे प्रेरित होकर अब मैं सूर्य नमस्कार करने लगा हूं अनिल जी। और आप ही अनिल जी नए नए आसन कर रहे हैं, इतने जटिल आसन कर रहे हैं। अब आपने फिर से जो है नया काम दे दिया। तो अनिल जी, ये जो पहला वाला आसन था जिसमें 2 हाथ पर आप बैलेंस कर रहे थे, इसका क्या नाम है? अगर बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा अनिल जी, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। कौन सा वाला? पहला वाला? अच्छा, उसको मतलब बकासन कहते हैं, पहला वाला अनिल जी। नाम सही से याद है। उसमें सिंपल है, आपकी बॉडी को आपको दोनों हाथों पर बैलेंस करना है, वो वाली चीज़ है। तो और आपका पूरा वजन आपके कंधों पर आना चाहिए। वैसे आप सूर्य नमस्कार करने की जो सोच हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो सूर्य नमस्कार का शॉर्ट फॉर्म ना निकालें कि खिड़की से बाहर देखा, सूर्य भगवान आ गए, नमस्कार कर लिया। प्रॉपर तरीके से पूरा सूर्य नमस्कार करें। और बाकी वैसे योग के साथ एक चीज़ और भी है कि हल्का सा है ना, आप एक सिंपल सा योग बताता हूँ। जो लोग ज़्यादा योग नहीं कर पाते हैं उनके लिए, वो मैंने पहले भी एक बार बताया था, एक बार फिर से बता दूँ। एक योग बहुत आसान है जो सब लोग कर सकते हैं। तो कुणाल जी, स्पेशली आपके लिए, बंसल जी के लिए, खास जैन साहब के लिए सर, ये वाला। जैन साहब कई बार बोलते हैं ना, जैन साहब के शायद कुछ दिक्कतें हैं तो वो पूरी तरह से योग नहीं कर पाते। ये वाला योग करें, गर्दन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये करना कब है। ठीक है, जब भी जैन साहब आपके सामने कचौरी आ जाए, समोसा आ जाए, खाने पीने की कोई भी चीज़ आ जाए, आपको ये वाला योग करना है। साफ मना कर देना कि नहीं खाऊंगा, बस। इससे आसान काम और कोई योग का हो नहीं सकता। तो वो ज़रूर करें। अच्छा, और उसके बावजूद आप अगर मेरे योग देखकर इंस्पायर हो रहे तो मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, उनको देखकर आप ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और इनफैक्ट मैं भी इंस्पायर होता हूँ। आप देखिए, कुछ छोटे बच्चों की तस्वीर हमारे पास में आई है। एक चेन्नई से श्याम गुलेचा, आप देखिए, ये इतना छोटा सा बच्चा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का भी नहीं है। और ये इनकी तस्वीरें देखिए कि क्या योग करते हुए, अलग अलग पोज में उन्होंने तस्वीर भेजी है। एक आरव राखेचा है, उन्होंने योग करते हुए तस्वीर भेजी। काफ़ी हमारे दर्शक हैं जो तस्वीरें भेज रहे हैं। आप भी अपने बच्चों की इंस्पायर करने वाली तस्वीरें आप हमें भेज सकते हैं। #yogaonzi इसका इस्तेमाल करें और ज़रूर भेजें। तो अलग अलग मतलब आप ऐसे छोटे बच्चे जो योग कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है, कमाल है। सो आप और हम तो फिर कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए योग दिवस पर थोड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। जितना मोटिवेशन होंगे उतना ही हम पतला होने में मदद होगी। तो ये है आपके लिए। आइए, कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस करते हैं, जिन पर आज एक्शन दिखने वाला है। तो स्टॉक्स पर फोकस करते हुए बढ़ते हैं आगे। सेंट्रम कैपिटल, इस स्टॉक के लिए बढ़िया खबर ये आई है कि अब ये पीएमसी बैंक को एक्वायर करके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की तैयारी में। शुक्रवार के कमज़ोर बाजार में भी 8% मजबूती के साथ बंद हुआ। कुणाल जी, जरा चार्ट देखिए और बताइए, क्या आज लगता है दमदार तेजी की तैयारी?
अनिल जी डेफिनेटली तेजी बनेगी। बहुत जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, पिछले कई दिनों से ही तेजी बनी हुई है और हमने देखा शुक्रवार को भी शानदार तेजी थी। एक रेजिस्टेंस के ऊपर शुक्रवार को बंदी हुई। मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें और यहाँ पर हेडरूम बाकी है। चार्ट पर बड़ा रेजिस्टेंस 60 रुपए के आसपास नजर आता है, यहाँ से 10 रुपए ऊपर है, तो मुझे लगता है कि अभी 10 रुपए की तेजी की गुंजाइश पूरी दिखाई देती है। जिन्होंने शुक्रवार को खरीद की है उससे पहले की खरीद है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। 60 रुपए तक की यात्रा स्टॉक की दिखती। चलिए, यह है सेंट्रम कैपिटल। बड़ी खबर है और जी बिजनेस की खबर पर मोहर भी लिखती हुई दिख रही है। पीएमसी बैंक का रेस्क्यू होने के लिए तैयार है।